what's up? Making this video almost after 10 days of dropping the last video, क्योंकि थोड़ा बीच में CUET का इंग्लिश का एग्ज़ाम था मेरा और उसके बाद मेरा सेमेस्टर एग्ज़ाम्स ऑलरेडी चल रहे हैं, तो टाइम इतना नहीं मिल पा रहा था। अभी फ़िलहाल मेरे को थोड़ा सा गैप मिला है 3-4 दिन का। मैंने सोचा यार वीडियो रिकॉर्ड कर ली जाए। और इस वीडियो में थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन जो दोबारा चल रहा है मार्केट में, मैं कहूँगा नॉर्मलाइजेशन को लेके भी बहुत सारे बच्चों ने अपने होप लगा के बैठे हुए हैं कि हमारे मार्क्स बढ़ने वाले हैं। खासकर 15 मई वालों की बात करूँगा, क्योंकि 4 रीज़न्स है मेरे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वार्न कर दूं आप लोगों को, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे अपनी ज़िंदगी जीते हैं। तो मेरे को लगता है कि यार उन लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है उनसे क्लैश करेंगे मेरी बातें, तो हो सकता है उनको अच्छा ना लगे। तो अभी अगर तुम चाहते हो तो वीडियो यहीं पे ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। सो 4 रीज़न जिनकी वजह से 15 मई वालों को लगता है कि उनके मार्क्स बढ़ने वाले हैं, ठीक है। उन्होंने मान लिया कि उनके मार्क्स बढ़ने वाले हैं। 4 रीज़न्स हैं। पहला, उनको लगता है कि उनके साथ मिसमैनेजमेंट हुआ है, ठीक है। फैकल्टी बेकार आई थी, उन्होंने टाइम खाया फालतू का। दूसरा, उनको लगता है कि उनको टाइम कम मिला पढ़ने का। जिनका 29 को था उनको कंपेरेटिवली ज़्यादा टाइम मिला है 15 दिन पढ़ने के, तो उनके उनके मार्क्स बढ़ने चाहिए, मतलब 15 वालों के बढ़ने चाहिए, 29 वालों के कम होने चाहिए। तीसरा, उनको लगता है कि उनका जो एग्ज़ाम था उसका जो पैटर्न था उनने एकदम अचानक से देखा और 29 वाले ऑलरेडी प्रिपेयर थे उस पैटर्न के लिए। चौथा, उनको लगता है कि डिफ़िकल्टी लेवल उनका ज़्यादा था, ठीक है। तो डिफ़िकल्टी लेवल की अगर मैं पहले बात करूँ तो देखो, 29 वालों को 15 वालों का आसान लगा, 15 वालों को 29 वालों का आसान लगा। एक्चुअली आसान दोनों थे, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। लेंथी की बात करें तो लेंथी का आइडिया तुम्हें तब तक नहीं लगेगा जब तक तुम खुद उस एग्ज़ाम हॉल में ना बैठे हो, ठीक है। तुम्हें लगेगा कोई कि दूसरे वाले का एग्ज़ाम आसान था, क्योंकि तुम बैठे हो घर पे और आराम से पेपर देख रहे हो, एनालाइज कर रहे हो। बट लेंथी का आइडिया तुम्हें ऐसे घर में बैठ के नहीं आ सकता। बट ईजी एग्ज़ाम दोनों थे, ठीक है। अब मैं 3 चीज़ों की बात करूँ, अगर जो तुम अभी मिसकंसेप्शन लगा के बैठे हो कि हमारे एग्ज़ाम मार्क्स बढ़ने वाले हैं, तो 3 में से यार तुम अगर खुद देखो ना, तुम किस पे भरोसा कर रहे हो भाई? एनटीए पे भरोसा कर रहे हो। एनटीए पे तुम आस लगाए बैठे हो कि तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मिसमैनेजमेंट किया है। तुम्हें लगता है एनटीए ये बात को एक्सेप्ट करेगा कि उन्होंने मिसमैनेजमेंट किया कि और हाँ, इनके मार्क्स बढ़ा देने चाहिए, या फिर वो एक्सेप्ट करेगा कि हाँ, इनको कम टाइम मिला पढ़ने का तो इनके मार्क्स बढ़ा देने चाहिए। देखो, नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला होता है ना, उसमें कहीं से कहीं तक ये फैक्टर ही नहीं होता है कि किसको कम टाइम मिला, किसको ज़्यादा टाइम मिला, या फिर किसका पैटर्न कैसा था। ये वो देखेंगे सिर्फ डिफ़िकल्टी लेवल पे इनडायरेक्टली तुम कह सकते हो ये चीज़ें आ जाती हैं, बट डायरेक्टली तुम नहीं कह सकते हो, क्योंकि वो एंटी है भाई। अब देखो, नॉर्मलाइजेशन का जो एक्चुअल मोटिव था वो था न्याय करना, बराबरी लेवल पे लाना हर चीज़ को। बट काफ़ी सारे फैक्टर्स नहीं देखे जाते हैं यार। मिसमैनेजमेंट का फैक्टर तुम कहाँ लगाओगे नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले में? तुम बताओ। नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले में सिर्फ एंटी क्या करेगा, इधर से 29 वालों का एग्जाम निकालेगा, इधर से 15 वालों का एग्जाम निकालेगा और कंपेयर करेगा किसका डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा था। डिफिकल्टी लेवल कैसे ज़्यादा था उसका भी मैं बताऊँगा। देखो, वो क्या करते हैं, कुछ एवरेज वगैरह का सीन लेते हैं, एवरेज वगैरह, और डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से अगर उनको लगा ना कि 29 वालों का एग्जाम ज़्यादा डिफिकल्ट था, तो 29 वालों के मार्क्स बढ़ा देंगे और 15 वालों के कम कर देंगे। देखो, अभी तुम्हें लग रहा होगा कि यार हमारे साथ तो गलत हो जाएगा फिर, बट एनटीए को घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सीयूटी को कभी सीरियसली लेते ही नहीं है। उनके लिए सीयूटी बहुत, मैं कहूँगा कि लप्पू सा एग्ज़ाम है भाई, वो कभी सीरियसली लेंगे ही नहीं उस चीज़ को। तो पर्सनली मैं भी यही समझता हूँ कि 15 वालों का जो एग्ज़ाम था वो इनडायरेक्ट फैक्टर्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था, जिसमें आप मिसमैनेजमेंट कह सकते हो, टाइम फैक्टर कह सकते हो, और काफ़ी चीज़ें। बट दुख की बात यही है कि यार नॉर्मलाइजेशन के जो फॉर्मूला है, जो इस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होता है, उसमें कहीं ये फैक्टर्स कैलकुलेट ही नहीं किए जाते हैं। एंड दैट्स द ओनली फेलियर ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि वो न्याय ही नहीं कर पाते हैं भाई। जिनके साथ ऑलरेडी बुरा हो रहा होता है उनके मार्क्स भी कम हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक पास्ट ईयर एक्सपीरियंस देता हूँ जो लास्ट ईयर मेरे साथ हुआ था। देखो, लास्ट ईयर 21 मई से एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे और 21 जून तक लगभग चले थे, ऑलमोस्ट 1 महीना। और मेरा एग्ज़ाम हुआ था 29 तारीख को, चारों एग्ज़ाम एक ही दिन हो गए थे। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो मेरा, अगर तुम 30 दिन को 4 पार्ट में भी डिवाइड करो, तुम कह सकते हो ऑलमोस्ट मेरा एग्ज़ाम पहले शिफ्ट में हो गया था, मतलब पहले सेक्शन में कह सकते हो, 1 हफ्ते के अंदर लगभग, समझ रहे हो। तो उस हिसाब से अगर तुम देखा जाए तो मैं तो यही एक्सपेक्ट करूँगा ना कि मेरे मार्क्स बढ़ने चाहिए, क्योंकि मेरे को कम टाइम मिला है। और इवन मैं ऐसा बेवकूफ़ सा भी स्टूडेंट नहीं हूँ कि मेरे को पता नहीं चलेगा कि एग्ज़ाम कितना डिफ़िकल्टी लेवल क्या था। लिटरली लास्ट ईयर एग्ज़ाम जो मेरा इंग्लिश का था, बेसिकली मैं कहूँगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा टफ था यार। इवन जो पैसेज थे ना, उसमें जो ऑप्शंस होते हैं, वो ऐसा लग रहा था भाई एक्टिव पैसिव है।
मतलब समझ रहे हो, 2 आंसर सेम लग रहे हैं, आरसी में भी सेम आंसर लग रहे हैं, तो किसको टिक करोगे? मतलब काफ़ी इस साल कंपेरेटिवली मुझे आसान लगा पेपर, तो काफ़ी ज़्यादा टफ था। स्टिल मेरे मार्क्स काफ़ी ज़्यादा कम हुए नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। रॉ स्कोर 710 था एंड नॉर्मलाइज स्कोर 660 था टोटल अगर मिला के चलो। और इस साल देखो तुम क्या अब कर सकते हो, बेसिकली मैंने जो अभी करा अभी तक करा है वो ये है कि मैंने अपने मार्क्स ही कैलकुलेट नहीं करे हैं, क्योंकि मैं एक्सपेक्टेशंस ही रखना चाहता हूँ भाई। अब जो भी मेरा स्कोर आएगा ना, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मेरा मार्क्स बढ़े हैं या कम हुए हैं, एंड दैट्स अ गुड थिंग। मुझे मुझे जानना ही नहीं है भाई, अगर आंटी ने मेरे साथ बुरा करा तो मेरे को पता ही नहीं चलना चाहिए कि मेरे साथ बुरा हुआ है, या फिर अगर मेरे साथ अच्छा हुआ तो मुझे पता ही नहीं चलना चाहिए। मैं ना अच्छे में खुश होना चाहता हूँ, ना मैं बुरे में दुख होना चाहता हूँ, समझ रहे हो। तो देखो अब तुमने हो सकता है कैलकुलेट कर लियो हो मार्क्स ज़्यादातर लोगों ने, तो यहाँ पे तुम एक चीज़ कर सकते हो, ट्राई करो वर्स्ट कंडीशन लेकर चलो, ठीक है। वर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है, तुमने जितना कैलकुलेट किया है उससे, देखो क्योंकि एक सब्जेक्ट में नॉमिनेशन होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट, मतलब मैं बाकी सब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, केमिस्ट्री वगैरह जिनका भी अगर अलग अलग हुआ है, बट जिनके ज़्यादातर एग्जाम्स एक ही दिन हुए हैं ना, तो इंग्लिश का अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश तुम्हारा 2 दिन हुआ है, तो सिर्फ मेरे को लगता है उसी में नॉर्मलाइजेशन होगा। और जीटी वगैरह मतलब जो जो भी 2 दिन हुए हैं, जो 1 दिन हुआ है उनमें नॉर्मलाइजेशन मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो एक सब्जेक्ट के अगर हिसाब से तुम चलो तो मेरे ख्याल से तो मैक्सिमम 15 नंबर तक तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्लस माइनस हो जाए। तो प्लस तो कतई भी लेके मत चलना। मैं पर्सनली अगर होता तुम्हारी जगह तो मैं यही लेके चलता कि 15 नंबर ऑलरेडी माइनस करके चलता। तो अगर जो मेरा जो नॉर्मलाइज स्कोर आता, अगर वो मान लो सेम भी आता ना, तो भी मुझे खुशी होती कि मेरे 15 नंबर बढ़े हैं लगभग, क्योंकि मैं 15 नंबर पहले से काट के चल रहा हूँ। तुमने जो कैलकुलेट किया ना अभी से, उसमें से ये मान लो कि तुम्हारे कम आ रहा है स्कोर, 15 माइनस करो लगभग, मैक्सिमम 15, क्योंकि हो सकता है वर्स्ट कंडीशन में तो यही कहूँगा कि 15 नंबर माइनस हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर तुम वर्स्ट सिनेरियो लेके चलोगे ना, उसके बाद अगर कुछ हल्का सा भी बेटर हुआ तो तुम्हें खुशी ही मिलेगी, दुख नहीं मिलेगा। ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाओ उस चीज़ के लिए कि तुम्हारा स्कोर कम आने वाला है काफ़ी ज़्यादा। तो अगर और सोचो उस टाइम में बढ़ जाए, अब मान लो 15 मार्क्स और बढ़ जाए, तो टोटल तुम्हारा माइंड को ऐसा लगेगा कि तुम्हारे 30 नंबर बढ़ चुके हैं। तो ये एक सोल्यूशन है जो तुम अभी अपने आप को, ब्रेन को ट्रिक करने के लिए कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल भी ओरिजिनल स्कोर को भी लेके मत चलना। और बढ़ा के अगर चल रहे हो तो बहुत बड़ी गलती हो सकती है यार। अगर तुम्हारे कम आ गए ना तो बहुत ज़्यादा टूट जाओगे भाई। लास्ट ईयर मेरे साथ यही हुआ था। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वर्स्ट सिनेरियो लेके चलना अभी सही, ठीक है। आई गेस मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कवर कर दी हैं, जो नॉर्मलाइजेशन के बेसिक्स मिसकंसेप्शंस अभी चल रहे हैं मार्केट में 15 वालों को जो लग रहा है। इसलिए मैं कहूँगा कुछ एक्सपेक्ट करके मत चलना, एक्सपेक्टेशंस विल फक यू। और थैंक यू फॉर 70 सब्सक्राइबर्स जो हमने गेन किए पिछले काफ़ी दिनों में। आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू गाइज, एंड आई एम थिंकिंग कि आप लोग ने सब्सक्राइब किया। मैं स्टिल एक्सपेक्टेशंस लेके नहीं चल रहा हूँ कि तुम लोग मेरी सारी वीडियोस देखोगे, क्योंकि हो सकता है कि कल अगर मैं कुछ और बनाऊँ कंटेंट तो तुम्हें पसंद ना आए, तुम ना देखो। सो इट्स ऑल्सो अ मटेरियलिस्टिक थिंग फॉर मी, ठीक है। अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन हो नॉर्मलाइजेशन लेके, या फिर अगली वीडियो किस टॉपिक पे, कुछ ऐसा टॉपिक बताना है यार जो ज़्यादा ना हो, क्योंकि यार अगर तुम मेरे से बोलो कॉमन सा एलोकेशन प्रोसेस बता दो तो वो ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस हैं मेरे हिसाब से, तो उसको बनाने का कोई मतलब बनता नहीं है। कुछ ऐसा जो तुम्हें ना समझ आ रहा हो और यूट्यूब पे भी ना मिल रहा हो, ठीक है, तो ऐसा तुम मेरे से पूछ सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस है CUET में। तो ठीक है, यही सब। अगर कमेंट सेक्शन में कुछ पूछना हो पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, बेकार लगी हो डिसलाइक कर देना। किसी के साथ शेयर करनी हो तो शेयर कर देना। इवन मैं कहूँगा कि यार शेयर करना, वीडियो तुम ना भी शेयर करो ना, बट ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि ये सब तक पहुँचनी चाहिए कि यार जो अभी से एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हैं उनके साथ बुरा नहीं होना चाहिए बाद में यार, वो लोग टूटने नहीं चाहिए, मैं तो चाहूँगा। तो अगर वीडियो शेयर ना भी करो ना, तुम्हें लग रहा हो मैं वीडियो शेयर करने के लिए बोल रहा हूँ या फिर अपनी रीच बढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ, तुम एटलीस्ट ये इन्फॉर्मेशन खुद से शेयर कर देना यार, ठीक है। और अगर कुछ पूछना हो या फिर कुछ बताना हो तो कमेंट सेक्शन है, कुछ पूछ सकते हो। सी यू इन अदर वीडियो, टिल देन कीप हसलिंग, बी अ मैन, पीस।